सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। बच्चों, आज का हमारा पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इस पाठ का हमारा आज का व्याख्यान है तीसरा। इसके 2 व्याख्यान हम पढ़ चुके हैं। उन 2 व्याख्यान में हमने पाठ को विस्तृत रूप में पढ़ा था। आज हम इस पाठ को संक्षिप्त रूप में दोहराएंगे। इसके साथ ही हम व्याख्यान 2 में दिए गए गृह कार्य पर भी चर्चा करेंगे। पूरे पाठ की संक्षिप्त दोहराई संकेत बिंदुओं पर आधारित है। तो पाठ का नाम क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम भी याद होना चाहिए। लेखक परिचय। बेटा, अब हम लेखक परिचय को भी संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। लेखक परिचय को विस्तृत रूप में हम पहले 2 व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। इस व्याख्यान में हम उनके जन्म, निधन व रचनाओं के बारे में जानेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में और जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका निधन सन 1983 में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं, तो सर्वेश्वर दयाल जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। कविता संग्रह है काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर जी ने उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यास के नाम हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। सर्वेश्वर जी ने कहानी भी लिखी है। उनकी कहानी का नाम है लड़ाई। सर्वेश्वर जी ने नाटक भी लिखा है। उनके नाटक का नाम है बकरी। उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य के अंतर्गत सर्वेश्वर जी की रचनाएं हैं भों भों, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक। सर्वेश्वर जी ने चर्चे और चरखे नाम से लेख संग्रह भी लिखे हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, इस काव्य कृति के ऊपर सर्वेश्वर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। पाठ परिचय। बेटा, पाठ को संक्षिप्त रूप में पढ़ने से पहले हम पाठ का परिचय जान लेते हैं कि पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो आधुनिक साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रस्तुत पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक गद्य साहित्य की संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। इस दृष्टि से हम संस्मरण को किसी व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष से संबंधित स्मृतियों का व्यवस्थित रूप कह सकते हैं कि जो स्मृतियों से संबंधित हो उसको संस्मरण कह सकते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में सर्वेश्वर ने फादर कामिल बुल्के से संबंधित स्मृतियों को संजोया है और प्रस्तुत जो संस्मरण है उसमें फादर कामिल बुल्के के भारत प्रेम को रेखांकित किया गया है। फादर बुल्के का जन्म रेम्स चैपल में हुआ था और इस शहर को गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कहा जाता है। किंतु फादर बुल्के ने उस शहर को छोड़कर भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया, यानी उस पवित्र भूमि को छोड़कर भारत आ गए थे। यह उनका भारत और उसकी संस्कृति के प्रति अटूट अगाध प्रेम था। वे स्वयं को भारतीय कहने में गर्व अनुभव करते थे। वे वास्तव में एक सन्यासी थे और लेखक के साथ उनके अंतरंग संबंध थे, यानी घनिष्ठ संबंध थे। और इसी के उद्घाटन को लेखक ने प्रस्तुत संस्मरण की विषय वस्तु बनाया है। पाठ की साधु प्रवृत्ति और मानवता के
फादर की साधु प्रवृत्ति तथा मानवता के प्रति जो उनके मन में करुणा का भाव था, उसको यहाँ पर लेखक ने उजागर किया है। उनके द्वारा दिए गए योगदान को लेखक ने शब्दों में व्यक्त किया है कि किस प्रकार फादर ने भारत में आकर हिंदी भाषा के लिए जो अपना महान योगदान दिया, उसको लेखक ने यहाँ व्यक्त किया है। लेखक कहते हैं, जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। बेटा, पाठ परिचय हमने जान लिया है। अब हम पाठ के मुख्य पात्र फादर बुल्के का परिचय भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार से है। फादर बुल्के के परिवार में माता पिता, एक बहन, 2 भाई हैं। उनके पिता व्यवसायी हैं, उनका एक भाई पादरी है, एक भाई विवाहित है और बहन जो है वो बड़ी ही सख्त और ज़िद्दी स्वभाव की है। फादर ने भारत आने के बाद कोलकाता से BA, इलाहाबाद से MA की। उन्होंने मातृलिंग का जो प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड है, उसका नील पंछी नाम से हिंदी रूपांतरण किया। हिंदी के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम था, इसलिए वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। जब हिंदी की कोई उपेक्षा करता था तो वे दुखी हो जाते थे। उन्हें भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम था और उनका जन्म रेम्स चैपल में हुआ था, जो गिरिजों, पादरियों, धर्मगुरुओं व संतों की पवित्र भूमि मानी जाती है। जन्मभूमि रेम्स चैपल होते हुए भी उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसको बनाया? भारत को बनाया। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। गोरा रंग, नीली आँखें, भूरी दाढ़ी, लंबा कद और मानवीय गुणों के तो जैसे वो भंडार थे। प्रेम और करुणा का सजीव स्वरूप थे। देवदार की घनी छाया के समान थे और सन्यासी होकर भी बेटा वो संबंधों की गहराई को समझते थे और उन रिश्तों को बनाए रखते थे और प्रियजनों के प्रति प्रेम, स्नेह, ममता, अपनत्व की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। अब हम पाठ को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। पाठ को संकेत बिंदुओं के आधार पर पढ़ते हुए हम इसको समझेंगे। बेटा, हमारा पहला संकेत बिंदु है फादर कामिल बुल्के के निधन से लेखक का दुखी होना। जब फादर कामिल बुल्के का निधन हुआ तो लेखक दुखी हो गया था। लेखक के अनुसार फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद का अर्थ क्या होता है? गैंग्रीन। और गैंग्रीन जो है एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है, अर्थात बहुत ही पीड़ादायक होता है। लेखक कहते हैं कि उनको इस तरह से नहीं मरना चाहिए था। भगवान को उनके लिए इस तरह की मौत का विधान नहीं बनाना चाहिए था। लेखक के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न वह किस ईश्वर से पूछे कि जिसकी रगों में यानी नसों में दूसरों के लिए हमेशा मधुरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इतना जहर कहाँ से आया? और प्रभु पर विश्वास ही जिसका अस्तित्व था, फिर वे शरीर की ऐसी यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? देहरी का अर्थ होता है दहलीज, कि उम्र की आखिरी घड़ी में आखिर भगवान ने इतनी यातना, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट क्यों दिया? तो लेखक इस बात से दुखी है कि ऐसे ममता भाव भरे इंसान को भगवान ने किस प्रकार से उनके अंतिम दिनों में उसको यातनाएं दी। अगला संकेत बिंदु है फादर बुल्के का व्यक्तित्व और स्वभाव। फादर का व्यक्तित्व कैसा था और उनका स्वभाव कैसा था? तो उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लेखक कहते हैं कि एक लंबी और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें थी और हमेशा बाहें खोल के दूसरों को गले लगाने के लिए वे उत्सुक रहते थे। ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर थे, जो हर एक प्रिय के लिए उमड़ती रहती थी।
और लेखक 35 साल से इसके प्रत्यक्ष गवाह थे। यानी लेखक और फादर का साथ कितने सालों तक था? 35 सालों तक का था। जब फादर इलाहाबाद में थे और जब दिल्ली आते थे, आज भी लेखक उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं कि आज फादर कामिल बुल्के नहीं हैं, लेकिन उनका गले लगाना, उनकी वो बाहों का दबाव आज भी लेखक को महसूस होता है। फादर को याद करने के बारे में लेखक बताता है कि उनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो, और उनसे बात करना ऐसा लगता था जैसे कोई कर्म करने का संकल्प लिया हो। अगला संकेत बिंदु है परिमल संस्था से जुड़ी यादें। बेटा, परिमल एक साहित्यिक संस्था थी, तो उससे जुड़ी हुई जो यादें थी उसका वर्णन लेखक करता है। लेखक को वे दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। परिमल संस्था में वो लोग काम करते थे और सभी एक परिवार की तरह से वहाँ पर रहते थे। उस परिवार में फादर बुल्के सबसे बड़े थे, और जब सभी वे हंसी मजाक करते थे तो फादर बुल्के वहाँ उपस्थित रहते थे और बिना किसी लगाव के आसक्ति रहित उनके हंसी मजाक में शामिल रहते थे। आसक्ति रहित का अर्थ होता है बेटा लगाव रहित। फादर परिमल संस्था में होने वाली गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, यानी जो सभाएं होती थी उनमें वो बहस भी करते थे, तर्क वितर्क करते थे। परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा लिखी रचनाओं पर बेझिझक अपनी राय और सुझाव देते थे। अगला संकेत बिंदु है बड़े भाई और पुरोहित के रूप में। आगे लेखक कहते हैं कि परिमल संस्था में काम करने वाले या उनको जानने वाले किसी भी सदस्य के घर में कोई उत्सव या संस्कार होता था तो वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते थे। जब उत्सव होता था तो बड़े भाई बन जाते थे, और जब कोई संस्कार होता था तो पुरोहित की भूमिका निभाते थे और अपने आशीषों से सबको भर देते थे। लेखक कहते हैं कि मुझे याद आता है कि जब फादर ने मेरे बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला था। यानी जब लेखक का बेटा हुआ तो पहली बार जो अन्न खिलाने की रस्म की गई थी वह फादर बुल्के द्वारा निभाई गई थी। तो बच्चों, पहली बार बच्चे को अनाज खिलाने की रस्म किसने निभाई थी? फादर कामिल बुल्के ने। यानी उन्हीं के हाथ से पहली बार अन्न बच्चे के मुंह में डाला गया था, और उस समय उनकी नीली आँखों की चमक में वात्सल्य तैरता नजर आया। वात्सल्य मतलब छोटों के प्रति स्नेह दिखाया जाता है, उसको वात्सल्य कहा जाता है। तो वह वात्सल्य उनकी आँखों में उस समय नजर आया। उस समय ऐसा लगा जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। आगे लेखक उनके बारे में बताते हैं कि अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा है, कि साइकिल चलाते हुए उनको देखते थे। वे लेखक के पास आकर रुकते, मुस्कुराते हुए साइकिल से उतरते और उनसे बातचीत करते, हालचाल पूछते और अपने विचार प्रकट करते थे। वे लेखक से रचनाओं के बारे में भी पूछते थे और उनके ऊपर अपने विचार भी उनको बताते थे। लेखक कहते हैं कि फादर को मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा, जब भी देखा उनको जोश में ही देखा, ममता और प्यार से लबालब ही देखा, कि ममता और प्यार से छलकता हुआ देखा, जोश में देखा, कभी उनको क्रोध में मैंने नहीं देखा। अगला संकेत बिंदु है फादर की जन्मभूमि व परिवार। तो बच्चों, फादर की जन्मभूमि कौन सी थी? बेल्जियम। और बेल्जियम में शहर कौन सा था? रेम्स चैपल था। आगे लेखक कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा
कैसे उत्पन्न हुई। बच्चों, ऐसा नहीं था कि फादर के घर में कोई सन्यासी था या फिर वे साधु संतों के साथ रहते थे, इसलिए उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई हो। तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उसके भी अंतिम वर्ष में जब पहुँचे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। लेखक कहते हैं कि उनके घर में 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे, यानी घर जो था वो भरा पूरा था। आगे लेखक कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता कि क्या उन्हें अपने देश की याद आती है, तो वे बड़ी सरलता से जवाब देते थे कि उनका देश तो अब भारत है। फिर लेखक कहते हैं कि जन्मभूमि की याद के बारे में पूछा तो उत्तर दिया कि हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। रैम्स चैपल बहुत ही सुंदर है। यानी बच्चों, भले ही वे भारत में आ गए थे, भारत को अपनी कर्मभूमि बना लिया था, लेकिन आज भी उनका लगाव अपनी जन्मभूमि के प्रति बहुत गहरा व अटूट था। इसीलिए उन्होंने अपनी जन्मभूमि को बड़ा ही सुंदर बताया है। ऐसे ही हम भी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें भी अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भुलाना चाहिए। अपनी जन्मभूमि से हमें प्रेम करना चाहिए। कहा भी गया है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर होती है। तो बेटा, फादर बुल्के को अपनी जन्मभूमि से बड़ा प्रेम व लगाव था, इसीलिए भारत में बस जाने के बाद भी वे अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल पाए थे। उनको उसकी याद भी आती थी और घर परिवार के लोगों की याद के बारे में पूछा जाता तो कहते थे कि माँ की बहुत याद आती है। और माँ को बहुत याद करते हुए फादर माँ की स्मृतियों में खो जाते थे। लेखक कहते हैं कि मैंने उनको माँ की याद में खोए देखा था। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती थी, वे भी अपनी माँ के पास खत लिखते थे और उनकी माँ उनका जवाब भी देती थी, जिसे फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए फादर के मन में कोई विशेष लगाव नहीं था। उनके पिता व्यापारी थे, एक भाई उनका पादरी था, एक भाई काम करता था, उसका परिवार था, और जो फादर की बहन थी वह बहुत ही सख्त और ज़िद्दी स्वभाव की थी। इसीलिए उसने शादी देर से की थी और फादर को उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए भी देखा गया था। यानी अपनी माँ को याद करते थे और बहन की फिक्र रहती थी। बाकी परिवार के लोगों के साथ उनका कोई अधिक लगाव नहीं था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए वे भारत से बेल्जियम भी गए थे। अगला संकेत बिंदु है सन्यासी बनने का निर्णय। लेखक कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने सन्यास क्यों ले लिया, तो बड़ी सरलता से जवाब देते थे कि प्रभु की इच्छा थी, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर भारत आ गए। आगे लेखक लिखते हैं कि फादर बुल्के बताते भी थे कि उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया है। यानी माँ को बचपन में ही उसमें ये सब लक्षण नज़र आने लग गए थे। तभी तो उन्होंने यह कहा कि लड़का जो है हाथ से चला गया है। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके मन में संन्यास लेने का विचार आया और पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने धर्मगुरु के पास चले गए। अगला संकेत बिंदु है फादर का भारत आगमन और अध्ययन करना। तो आगे लेखक फादर के भारत आगमन और अध्ययन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब फादर पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने धर्मगुरु के पास गए तब उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी
कि मैं संन्यास लेने के बाद भारत जाऊंगा, कि मैं संन्यास लेने के बाद यहाँ नहीं बल्कि भारत में जाकर रहूँगा। जब अब आप सोचेंगे कि शर्त क्यों रखी, तो बेटा संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, और उनकी शर्त मान भी ली गई और वे संन्यास लेकर भारत आ गई। और अब बात आती है फादर बुल्के के अध्ययन की। तो उन्होंने अध्ययन कहाँ कहाँ से किया, तो बेटा उन्होंने सबसे पहले तो जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। उसके बाद 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर उन्होंने कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए की, और उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर बुल्के ने अपना शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में पूरा किया था। और बेटा उनके शोध प्रबंध का जो विषय था वह रामकथा, उत्पत्ति और विकास था। इसके कई अध्याय परिमल में भी पढ़े गए थे। और फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया। उसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गई। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी कोश तैयार किया, बाइबल का अनुवाद भी किया। फिर बीमार हुए और पटना गई, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर, यानी फादर का निधन हो गया। और कितनी उम्र में निधन हुआ? 73 वर्ष की उम्र में। और जिनमें से वो कितने साल भारत में रहे? 47 साल फादर कामिल बुल्के भारत में रहे। अगला संकेत बिंदु है, फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि फादर जो थे वे संकल्प से तो सन्यासी हो गए थे, लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि कभी कभी लगता था कि वह मन से सन्यासी नहीं है, क्योंकि वे जिससे रिश्ता बनाते उसे तोड़ते नहीं थे। वे जब भी दिल्ली आते गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर लेखक से ज़रूर मिलते, उनके सुख दुख के बारे में पूछते। परंतु जो सन्यासी होते हैं वे इस तरह से किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से रिश्ते नहीं बनाते, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होते। जबकि फादर बुल्के जो थे वह बिल्कुल ही परंपरागत सन्यासी की जो छवि होती है उससे बिल्कुल ही विपरीत थे। जिसके साथ भी रिश्ता बनाते थे उसे तोड़ते नहीं थे, चाहे वह 10 साल बाद मिलते थे तब भी उन रिश्तों की गंध महसूस की जा सकती थी। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि वह संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। तो आपको पता चल ही गया बेटा कि सन्यासी जो होते हैं वह किसी के साथ पारिवारिक रिश्ते नाते नहीं रखते और किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होते, जबकि फादर कामिल बुल्के इससे बिल्कुल विपरीत थे। अगला संकेत बिंदु है, फादर का हिंदी प्रेम। फादर कामिल बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। हिंदी को वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए बड़े चिंतित रहते थे। अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करते थे, अकाट्य तर्क देते थे, यानी हर मंच से इस तकलीफ को बयान करते थे और इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। अकाट्य का अर्थ होता है जिसको काटा न जा सके। और लेखक कहते हैं कि फादर को कभी क्रोध में नहीं देखा, बस एक ही बात पर उनको क्रोध में या झुंझलाते देखा था, हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करने पर उन्हें बहुत दुख होता था। अर्थात इसी बात पर उनको क्रोध करते हुए देखा गया था। भारत को हिंदी से बहुत प्रेम था, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उनके हिंदी प्रेम के और भी उदाहरण हमने पाठ में पढ़े हैं, जैसे हिंदी से एमए की, उन्होंने शोध प्रबंध भी हिंदी में ही किया। उनके शोध का विषय था बच्चों रामकथा, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूप में रूपांतरण किया नील पंछी के नाम से। उसके बाद उन्होंने बाइबल का भी हिंदी अनुवाद किया। फादर ने एक अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया था, शब्दकोश यानी डिक्शनरी।
एक डिक्शनरी भी तैयार की थी जो अंग्रेजी से हिंदी में थी। ये सभी कार्य फादर के हिंदी प्रेम को दर्शाते हैं कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी से गहरा अटूट प्रेम था, इसलिए वो हिंदी वालों के द्वारा ही जब हिंदी की उपेक्षा सुनते तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। अगला संकेत बिंदु है फादर का सुख दुख में शामिल होना। बेटा, फादर कामिल बुल्के जो थे वे लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे। हर किसी के घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था कि जिससे मिलते थे उससे उसके घर परिवार के बारे में, दुख तकलीफ के बारे में वो अवश्य पूछते थे और यह उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से निकले सांत्वना के जादू भरे दो शब्द जीवन में एक रोशनी भर देते थे जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी व्यक्ति कितना भी निराश हो, लेकिन जब वो सांत्वना देते थे तो उनके जादू भरे शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि जीवन को एक नई रोशनी से भर देता था, और रोशनी भी ऐसी जो किसी गहन तपस्या से प्राप्त होती है। जब लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर ने जो सांत्वना के शब्द कहे थे वो याद आते हैं। और वे शब्द क्या थे जो उनके द्वारा जो कहे गए थे कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। इन शब्दों को सुनकर लेखक को बड़ी शांति प्राप्त हुई। अगला संकेत बिंदु है फादर बुल्के की अंतिम यात्रा। जब फादर बीमार थे तब दिल्ली में थे, लेखक को पता नहीं चला। अंतिम बार लेखक ने जब उनको देखा तो मरने के बाद ही देखा था। लेखक कहते हैं कि अब वे बाहें खोलकर गले नहीं लगा सकते थे। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लेखक जब भी फादर से मिलते थे तो वे उन्हें गले लगाते थे, लेकिन आज वह गले नहीं लगा सकते थे। उनकी दोनों बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी, मतलब एक दूसरे में उलझे हुए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। उनके शरीर पर पड़ी हुई थी और उनका शरीर किसमें था? ताबूत में था। उनके चेहरे पर बरसने वाली शांति स्थिर हो गई थी, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। तो बच्चों, फादर की मौत कब हुई? 18 अगस्त 1982 को, और उनको दफनाया गया था कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में। उनके ताबूत को वहां ले जाकर नीली गाड़ी से उतारा गया था और उसमें कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके कुछ रिश्तेदार थे। राजेश्वर जी उसको उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती जो है अपनी गोद में उसको सुलाने के लिए अवाक मुंह खोले लेटी हुई थी। ऊपर से करील की घनी छांव थी। कब्र के चारों ओर जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण और साधु वहां पर गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए खड़े थे। अगला संकेत बिंदु है मसीही विधि से संस्कार, अंतिम संस्कार। वहां पर फादर के पार्थिव शरीर को पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया, फिर रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हों, यानी उनके जैसे लोग और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई, और लेखक भी जो थे उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत थे। बच्चों, पाठ की दोहराई अब पूरी हो गई है, तो आशा है आपको पाठ समझ आ गया होगा। अब आपको हमने पाठ के आधार पर गृह कार्य दिया है। उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, फादर हिंदी के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते थे? दूसरा है, लेखक ने किन किन अवसरों पर फादर के व्यवहार से शांति और सांत्वना प्राप्त की? तीसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। बेटा, व्याख्यान 2 में जो गृह कार्य दिया था अब उसका हल देखते हैं।
पहला प्रश्न था फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते थे। उत्तर है लेखक को फादर बुल्के मन से सन्यासी प्रतीत नहीं होते थे, क्योंकि सन्यासी संसार में किसी से लगाव नहीं रखते, जबकि फादर बुल्के जिस किसी के संपर्क में आते थे उससे गहरा लगाव रखते थे। वे लेखक से भी गहरा प्रेम करते थे। वे जब भी दिल्ली आते थे लेखक को खोज ही लेते थे, ढूंढ लेते थे। उनसे मिलने के लिए गर्मी, सर्दी या बरसात झेलनी पड़ती थी तो झेल लेते थे। वे लेखक से मिलने पर उनके पारिवारिक सुख दुख के बारे में अवश्य पूछते थे। अगला प्रश्न है किसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल भरा कहा गया है और क्यों। इसका उत्तर है फादर कामिल बुल्के को सबसे अधिक छायादार और फल फूल भरा कहा गया है। उन्होंने अपने सभी परिचितों को स्नेह, करुणा, वात्सल्य और सांत्वना दी थी, इसलिए उन्हें छायादार पेड़ के समान कहा गया है। उन्हें फल फूल भरा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार थे, विद्यार्थी और विद्वान थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। तीसरा प्रश्न है यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। इसका उत्तर है यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का आशय है फादर कामिल बुल्के का जीवन बहुत पवित्र था। वे कभी क्रोध, वासनाओं के लिए नहीं जिए, वे मानव प्रेम और करुणा के लिए जिए। उनका जीवन तपस्या पूर्ण था। तो ये हमारा आज का पाठ था। आशा है आपको समझ आ गया होगा।